Hello and welcome back, students. So today we are here for another lecture, and in today's video we are going to study chapter number 7 of your first flight book, and which is Glimpses of India. So basically what are we going to study under the chapter? We have 3 subparts of the chapter, जहां पर हम एक जगह तो हम बात करेंगे बेकर फ्रॉम गोवा की, सेकंड हम करेंगे कूर्ग की, और थर्ड हम करेंगे टी फ्रॉम असम की. तो बेसिकली आपको पता है इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. यहां पर आपको बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे हेरिटेज, बहुत सारे ट्रेडिशनल वी कैन से ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, फूड्स आपको मतलब देखने को मिलता है. आप अलग अलग स्टेट्स में चले जाइए इस कंट्री की, तो आपको अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज में कॉन्वर्सेट करते हुए दिखेंगे. अलग अलग जगह का फेमस फूड अलग होगा. सो अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो हमारे यहाँ पर दाल बाटी बहुत ज्यादा मिलता है, और राजस्थानी जो ट्रेडिशन है, लैंग्वेज हम हाड़ौती यूज करते हैं. पंजाब की बात करें तो वहां पर आपको पराठास एंड सरसों का साग ये सब देखने को मिलेगा. ऊपर से उनका जो क्लोथिंग होता है वो भी पंजाब के अकॉर्डिंग होता है. मोस्टली इट्स सलवार सूट, एंड देन द लैंग्वेज दैट दे स्पीक इन इज पंजाबी. सो अलग अलग जगह पे आप चले जाइए तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी. तो इसी पे बेस्ड हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जहां पर हम 3 मेन ऐसी जगहों की बात करेंगे जो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है उन चीजों के लिए जितना उन्हें होना चाहिए. तो हम देखते हैं इसमें. फर्स्ट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, एंड इट इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज की बात करी है जो कि गोवा में फेमस है, बट हम उसे उस चीज के अकॉर्डिंग गोवा को नहीं जानते. हम गोवा को जानते हैं बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए जानते हैं. हम वहां पर बीचेस के लिए जानते हैं, वो एक कोस्टल एरिया है उसके टेम्परेचर के लिए जानते हैं, पार्टीज के लिए जानते हैं ऑफ कोर्स. बट जो मेन चीज है दैट इज द बेकर, द ब्रेड दैट इट इज फेमस फॉर, उसके लिए हम नहीं जानते हैं गोवा को. तो ये हमें छोटा सा ग्लिम्स देंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है बेकर का गोवा में होना, और वो गोवा में रहकर क्या क्या करते हैं. चलिए. सो इट्स रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. ही वाज बोर्न इन 1916 एंड ही डाइड इन 1973. So before we start with the chapter, there is a basic activity जो आपको दिया हुआ है डिस्कस इन क्लास वाला. So what images of people and of places come to your mind when you think of our country? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी कंट्री जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस फॉलो करे जाते हैं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है आप और आपका फ्रेंड सेम क्लास में पढ़ रहे हो एट प्रेजेंट, बट वो एक अलग जगह को बिलोंग करता है और आप एक बहुत अलग जगह को बिलोंग करते हैं. What parts of India have you lived in? आप कहाँ कहाँ रह लिए हो, अगर आपने ट्रांसफर किया है तो कहाँ कहाँ किया है, और विजिटेड. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप बहुत सारे जगह पर घूमे हो और आप कुछ एक दो जहां पर भी आप गए हो वहां के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम बता सकते हैं. Now this is important. What you may know that apart from British, the Dutch, the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ब्रिटिशर्स तो आए ही थे, लेकिन उनके साथ साथ और कौन कौन से लोग आए थे? डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, और पोर्चुगीज भी आए थे हमारी कंट्री में. ठीक है, इन्होंने भी अपना जगह लेने की कोशिश करी थी हमारी कंट्री में. So can you say which parts of India show the French and Portuguese influence? तो हम कहाँ कहाँ पर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस देखते हैं. Now this is important. तो ये हम बेसिकली 3 पार्ट्स में देखते हैं. One is Goa, one is Pondicherry which is now known as Puducherry, and one is a small district within this place that is known as Mahe, जो कि सीवियरली लाइक इन्फ्लुएंस हुए थे, अफेक्ट हुए थे फ्रेंच और पोर्चुगीज से. Can you say which parts of India grow tea and coffee? तो हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है. Tea is grown in, टी के लिए हम आंसर लिख सकते हैं इट्स असम, एंड कॉफी इज ग्रोन इन कूर्ग.
अगर आप कूर्ग के मतलब छोटे से भी डिस्ट्रिक्ट में एंटर भी हो जाते हो तो आप वहां की वादियों से तो मतलब बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो ही जाते हो, बट जब आपको एक कॉफी अरोमा आने लगता है, आप उसका फ्रेग्रेंस जब लेने लगते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी वो जगह लगेगी. सो कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी एंड असम इज फेमस फॉर टी. आगे बढ़ते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे गोवा के बारे में, और गोवा के विलेजेस में क्या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अहमियत रखती है वहां के लोगों के लिए, तब भी रखती थी और आज भी रखती है. दिस इज अ पेन पोर्ट्रे. बच्चों, पेन पोर्ट्रे का मतलब क्या है? जैसे कि लूसियो रॉड्रिग्स ने ये चैप्टर लिखा है, तो ये जो राइटर है ये बहुत ही ज्यादा सटल ह्यूमर यूज करते हैं अपनी राइटिंग्स में. नॉट ओनली दिस, बट आप इनकी अदर राइटिंग्स भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत डिसेंट और बहुत सटल सा ह्यूमर रखते हैं, ताकि आप कनेक्टिविटी फील कर पाओ जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके साथ ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नरेशंस में लिखते हैं. जैसे कि आगे ये बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे जैसा आपको भी लगेगा कि हाँ, हम भी ये सोचते हैं, कभी तो हमने ऐसा सोचा ही है, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम हमने ऐसा सोचा ही था. तो ये जो है बहुत इनडायरेक्ट वे में या इनफॉर्मल वे में अपनी बात जो है वो कन्वे कर देते हैं. तो पेन पोर्ट्रे का मतलब होता है इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होना किसी चीज का. ठीक है. सो दिस इज अ पेन पोर्ट्रे, यानी कि इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ ट्रेडिशनल यानी कि कल्चरल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जिसकी आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है सोसाइटी में. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. तो हमारे जो एल्डर्स हैं, यहाँ पर आर लिखा है. आर किसने बोला है? आर नरेटर ने खुद बोला है अपने एल्डर्स के लिए. सो आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसाइजिंग. रेमिनिसाइजिंग का मतलब होता है रिकलेक्टिंग, पुरानी यादों को रिकलेक्ट करना अपने माइंड में. रिकलेक्टिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स बहुत ज्यादा फॉन्डली पुरानी बातों को याद करना, बहुत ज्यादा प्रोफाउंडली पुरानी बातों को याद करना, उनमें डूब जाना. तो आज भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो मतलब हम सुनते हैं उन्हें पुरानी बातों को याद करते हुए अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज. यहां पर गुड इसीलिए बोला है क्योंकि इनके लिए वो बेकर की बात हो रही है. तो वो अच्छे दिन जो पोर्चुगीज के टाइम पर थे, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. तो जो पोर्चुगीज थे उन्होंने सबसे ज्यादा किसका ट्रेडिशन चालू कर दिया था? लोव्स ऑफ ब्रेड. लोव क्या होता है? स्लाइसेस. तो वो पतले पतले ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं जो आपके पैकेट में आते हैं. लोफ होता है उनका एक पूरा बंच. ठीक है, उसको ही कट करके स्लाइसेस बनाए जाते हैं. Those eaters of loaves might have vanished. जो ईटर्स हैं, दोज यहां पर किसके लिए यूज किया है? पोर्चुगीज के लिए. दोज किसके लिए यूज किया है? पोर्चुगीज के लिए. तो जो ईटर्स है यानी कि पोर्चुगीज है वो तो वैनिश हो गए, गायब हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. बट जो पोर्चुगीज ने सिखा दिया सबको वो बेकिंग करना, वो बेकर्स जो है वो जो बनाते हैं ब्रेड, वो आज भी वही है. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हम लोगों के बीच में, यहाँ पर हर जगह जहां अस लिखा है ना, we still have, ये सब नरेटर खुद की स्टोरी बता रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट पर्सन का यूज किया है. सो आज भी हमारे बीच जो मिक्सर्स हैं, मिक्सर्स कौन होते हैं? जो ये ब्रेड बनती है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो मिक्स करने वाले लोग. मोल्डर्स होते हैं जो लोग शेप देते हैं ब्रेड को. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोव्स को बेक करते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस. देयर वाज अ गैप हियर. वो जो एज ओल्ड मतलब इतने ज्यादा पुराने टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हैं जो कि मतलब टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पुराना फर्नेस तो आज तक चलेगा नहीं, तो उसको टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस के साथ वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. द फायर इन द फर्नेस हैज स्टिल नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और जो फायर है फर्नेस में जो जलती है वो आज भी बंद नहीं हुई है. एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या है? अभी भी वो बंद नहीं हुई है, गायब नहीं हुई है. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. थर्ड का मतलब बच्चों यहाँ पर थर्ड जो है ये ओनोमैटोपिया है.
और जिंगल भी ओनोमैटोपोइया है, यानी कि यहाँ पर जो साउंड है उसको यूज किया गया है रादर देन द एक्चुअल नाउन, जो एक्चुअल थिंग है। थर्ड का मतलब क्या है, उनके पास एक स्टिक होता था और वो जोर से उसको ग्राउंड पे पैट करते हुए आते थे। तो जब वो जोर से स्टिक मारते हैं ग्राउंड पे तो आवाज आती है थर्ड थर्ड की, और क्योंकि उस स्टिक के ऊपर जो है बैम्बू स्टिक है उसके ऊपर जो बेल्स बनी हुई है उससे जिंगलिंग साउंड आती है। तो जो थर्ड है और जिंगल है वो आज भी ट्रेडिशनल बेकर की सुनाई देती है। व्हेन ही इज हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, जब वो बताता है कि मैं आ गया हूं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ये फ्रूट सेलर्स और ग्रोसरी और वेजिटेबल सेलर्स, ये आते हैं, इनके पास आइसक्रीम वाला आता है सबसे ज्यादा, तो वो अपने साथ बेल लाता है, वो बेल बजा बजा के हमें अनाउंस करता है कि नाउ आई एम हियर, है ना। तो वैसे ही ये क्या, ये उस बैम्बू स्टिक को ऐसे थर्ड कर करके, जिसमें बेल की भी आवाज आती है, अपना अराइवल अनाउंस करते हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये आज भी सुनाई देती है बहुत सारे प्लेसेस में। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. आज फादर शायद नहीं है उस बच्चे के जो कि एक्चुअल में बेकर थे, बट जो सन है उनका, वो बच्चे ने खुद ही वो प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड नाउ ही इज कैरिंग ऑन द सेम प्रोफेशन। ठीक है। These bakers are even today known as pedder in Goa. ये थोड़ा सा हाइड हो गया है, इसके पीछे वर्ड लिखा है पेडर। I'll write here, they are known as what? They are known as pedder in Goa. ये हमको याद रखना है। क्या बोला जाता है बेकर को गोवा में? बेकर को बोला जाता है पेडर इन गोवा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, आर यहाँ पे वापस से नरेटर जो है वो अपनी कहानी बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जब बचपन था गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर होता था वो हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन यानी कि पार्टनर होता था, और गाइड होता था। He used to come at least twice a day, वो दिन में 2 बार हमारे पास आता था। Once when he set out in the morning on his selling ground, and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार तो वो सुबह आता था जब वो घर से बेचने के लिए निकलता था, जो भी उसके पास लोव्स वो बनाता था। उसके बाद जब वापस आने का टाइम होता था इवनिंग में, तब भी वो हमारे घर के बाहर से ही निकलता था और हमें बताता था कि मैं आ गया। तो ये बच्चों का फ्रेंड बन गया था एक्चुअल में। The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep. और जो jingling thud, अगेन यहां पर आपको क्या बोला है कि जो जिंगलिंग थर्ड था, मतलब जो बेल्स का ऐसे पैड करते हुए आना होता था बेकर का, वो हमें नींद से उठा देता था। एंड वी रैन टू द मीट एंड ग्रीट हिम। तो वो यहाँ पर वी इसीलिए लिख रहे हैं, मे बी इनके साथ इनके सिबलिंग्स या कजिन्स वगैरह रहते थे। तो ये सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे जब भी बेकर जो है वो लेकर आते थे अपना लोव्स, और इनके लिए तो वो स्पेशल चीज लेकर आते थे, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सब जल्दी से उठ जाते थे बेकर की जिंगलिंग थर्ड सुनते ही, और उनको ग्रीट करने बाहर भागते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Now this is an important question कि बच्चे क्या ब्रेड का लोफ लेने के लिए जिंगलिंग थर्ड की आवाज सुनते ही बाहर चले जाते थे? क्या उनको ब्रेड से बहुत ज्यादा प्यार था? कौन सी ब्रेड से उनको बहुत ज्यादा दे लॉन्ग्ड फॉर? Which bread did they long for actually? Not at all. तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें लोव्स ऑफ ब्रेड तो चाहिए ही नहीं था। The loaves were bought by some Pescaine or Bestine, the maid servant of the house. जो लोव्स होते थे, ये तो कोई हमारे घर पे, इनको याद नहीं है क्योंकि ये अब बड़े हो गए हैं और ये अपनी चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं कि हमारे घर पे कोई मेड सर्वेंट होता था और वो जाकर लेकर आता था। उसका नाम शायद कुछ पेस्काइन या बेस्टाइन था, इनको एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये बोल रहे वो लेकर आता था लोव्स। तो व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग का मीन्स टू डिजायर फॉर समथिंग। तो जो हमें चाहिए था वो दोज ब्रेड बैंगल्स। बच्चों को क्या चाहिए था? ब्रेड बैंगल्स, विच वी चोज केयरफुली, जो हम बहुत ज्यादा केयरफुली चूज करते थे। Sometime it was the sweet bread of special make, और कभी कभी तो ये स्वीट ब्रेड होती थी जिसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डलते थे। स्पेशल मेक मतलब स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो ये जो ब्रेड बैंगल्स है बेसिकली, अगर आपने डोनट्स खाए हो तो ये कुछ उसकी तरह ही दिखते थे, लाइक दिस शेप, बैंगल शेप के थे ये। और इनको बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है
कनकॉन, इनको बोला जाता है कनकॉन, ठीक है। सो ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं, बच्चे इसके लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग करते थे, डिजायर करते थे, चाहते थे। तो बड़ों के लिए क्या है, लोव्स, और बच्चों के लिए है ब्रेड बैंगल्स। ओके, sometimes it was the sweet bread of special milk. The baker made his musical entry. Musical entry यहां पर jingling thud को ही बोला गया है बच्चों। On the scene with a jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. Staff का मतलब होता है stick. बैम्बू स्टाफ का मतलब होता है स्टिक। तो वो जो अपनी म्यूजिकल जिंगलिंग थर्ड वाली एंट्री है, उसको ऐसे झंग झंग साउंड करके वो करता था अपने बैम्बू स्टिक से। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से वो अपने सर पे ऐसे बास्केट को हैंग करके बैलेंस करके लेकर आता था, और दूसरे हाथ से वो ऐसे बैम्बू को ग्राउंड पे बैंग करते हुए लेकर आता था, ताकि जो आवाज है वो सभी तक दूर दूर तक जा पाए और सब लोग अवेयर हो जाएं कि जो बेकर है वो आ गए हैं। Then he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. उसके बाद वो लेडी को, मतलब जो भी घर के सामने वो बेचने जा रहे हैं, उनको ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग बोलकर, और अपनी स्टिक को ऐसे स्टैंडिंग रख के उसके ऊपर अपनी बास्केट को बैलेंस करते थे, ठीक है, ऑन द वर्टिकल बैम्बू। Weak kids would be pushed aside with a mild rebuke. Mild का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, लाइट, और rebuke का मतलब होता है स्कोल्डिंग। तो थोड़ा सा डांट कर बच्चे, जैसे अगर स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं तो मम्मी साइड कर देती है ना कि तुम्हारा क्या काम है, तुम पीछे हो जाओ, ऐसे इनको भी डांट पड़ जाती थी थोड़ी सी। और एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो कोई पेस्काइन बेस्टाइन नाम का इनके यहाँ कोई सर्वेंट था, इनको नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो लोव्स ले लेता था। बट वी वुड नॉट गिव अप। बट बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही स्टबर्न, जिद्दी, भाई चाहिए तो चाहिए, देखना है तो देखना है। तो ये क्या करते थे, गिव अप नहीं करते थे इतनी आसानी से। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैराफेट एंड पीप इनटू द बास्केट। पैराफेट बेसिकली मीन्स रेलिंग, जो हमारे घर के बाहर रेलिंग बनी होती है उसको पैराफेट बोलते हैं। तो ये किसी बेंच के ऊपर या पैराफेट के ऊपर चढ़ जाते थे और बास्केट के अंदर पीप करने लगते थे कि क्या क्या लाया है बेकर। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. और ये कहते हैं कि आज भी मुझे जो फ्रेग्रेंस, जो सेंट है, जो खुशबू है loaves of bread की, वो आज भी आती है। Loaves for the elders and bangles for the children. तो यहां पर मैंने ये हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको स्पेसिफिक क्लियरली पता चल जाए कि एल्डर्स के लिए क्या था loaves और बच्चों के लिए क्या था bread bangles. Then We did not even care to brush our teeth. अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ के आप रिलेट कर पाओगे, जो मैंने बोला ना सटल ह्यूमर से लिखते हैं, वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्या? Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. और जब हमें ब्रेड बैंगल्स मिल जाते थे तो हम इतना भी केयर नहीं करते थे कि जाकर अपने टीथ को क्लीन कर ले, ब्रश कर ले, या फिर एटलीस्ट अपना माउथ तो रिंस कर ले। नहीं, कुछ नहीं करते थे ये। And why should we? और क्यों करें हम ये? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? Actually ये चैप्टर अभी आपका रिसेंट का नहीं है, ये बहुत पहले का चैप्टर है। तो ये उस टाइम पर बता रहे हैं कि मेरा जब चाइल्डहुड था, यानी कि उससे भी पहले जब मैं छोटा था, तो हम मैंगो लीफ को टूथब्रश बनाकर उससे अपने टीथ जो है वो क्लीन करते थे। तो कौन इतनी मेहनत करे, ब्रेड बैंगल सामने पड़े हैं, हम खा सकते हैं वो कनकॉन को, तो कौन इतनी मेहनत करे कि जाके मैंगो लीफ तोड़े और फिर ब्रश करे और फिर खाए। आपकी भी मम्मी, अगर सुबह सुबह आप सोकर उठे हो संडे के दिन और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मम्मी ने आपका मन पसंद एकदम बना दिया है, तो आपको क्या लगता है कौन मम्मा ब्रश करेगा, कौन इतना रेडी होएगा, नहाएगा, मुझे ऐसे ही दे दो। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा टूथब्रश, मैंगो लीफ लाके ब्रश करने की। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और जरूरी क्यों है ब्रश करना? क्या जरूरत है ब्रश करने की? खा के कर लेंगे। The tiger never brushed his teeth. तो ये कहते हैं कि जो टाइगर है वो तो कभी भी अपने टीथ ब्रश नहीं करता, तो क्या वो टाइगर नहीं है? तो ये खुद को टाइगर से कंपेयर करते हैं। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. अगर सुबह सुबह गरम गरम चाय की प्याली मिल जाए तो उसी से ही पूरा माउथ क्लीन हो जाएगा।
तो ये बहुत फनी वे में ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसा सोचते थे कि क्या जरूरत है ब्रश करने की, क्यों करना है हमें ब्रश, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। What are the elders in the Goa nostalgic about? Elders किस बारे में सोचते हैं गोवा में nostalgically? वो सोचते हैं the Portuguese days and their famous loaves of bread. Next, is bread baking still popular in Goa? How do you know? क्या bread baking आज भी बहुत popular है गोवा में, और आपको ऐसा कैसे पता? ये हमें इसीलिए पता है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि these bakers are even today known as पेडर in Goa. Even today भी यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि आज भी वो लोग जो कि ब्रेड बनाते हैं और खाते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देन यहां पर वो एक और पॉइंट यूज करते हैं कि जो ये बेकर हैं ये रोज रोज लेकर आते हैं और रोज रोज ब्रेड बेचते हैं, ठीक है। What is the baker called? बेकर को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बोला था, इंपॉर्टेंट है। He is known as pedder in Goa. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर क्यों आता, मतलब कब आता था सबसे पहले तो he would come twice a day, once in the morning when he set out to sell his bakings, the loaves of bread, and once when he returned. And why did he do so? Like why did the children go and meet him? The children would love the bread bangles, as well as for the morning it was the love of the bread bangles, and in the evening, as I already mentioned, that he was his friend, companion and guide. So children used to greet him, meet him, and talk about anything affectionately. Then next, marriage gifts are meaningless without sweet bread known as bowl. So bowl क्या होता है? जैसे हमारी मम्मी जब आटा गूंथती है, ठीक है, तो एक बड़ा सा डो बना देती है वो, तो ऐसा ही कुछ पफ्ड अप स्ट्रक्चर होता है बोल का, बहुत बड़ा सा, और उसको मैरिज के गिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट अ ब्रेड। और ये इसीलिए क्योंकि कोई भी फीस्ट यानी कि कोई भी ऐसे बड़ा सा अगर हम डाइनिंग या डिनर रख रहे हैं वो, या फिर कोई पार्टी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसका पूरा चार्म चला जाता है अगर वहां पर स्वीट ब्रेड नॉन बोल नहीं होता। Then not enough can be said to show how important a baker can be for a village. और कितना ही बोल लो वो कभी भी जस्टिफाई पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकर गोवा के लिए। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of a daughter's engagement. अगर किसी भी डॉटर की एंगेजमेंट है तो उसकी मम्मी के लिए कंपलसरी है क्या करना, सैंडविचेस बनाना। बच्चों ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से ओकेजन के लिए कौन सी चीज हमको चाहिए, मतलब बनती है वहां पर। Cakes and bolenhas are a must for Christmas as well as for other festivals. Bolenhas होते हैं कोकोनट कुकीज। अब क्योंकि ये भी बेक होते हैं तो ये भी बेकर ही बनाएंगे। तो केक्स और बोलेनहास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और इसीलिए कहा जाता है कि जो बेकर का फर्नेस है वो गोवा के विलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज बेक होती है। हर एक ओकेजन, आप कोई भी फेस्टिवल ले लो, कोई ओकेजन ले लो, मैरिजेस ले लो, एंगेजमेंट्स ले लो, हर जगह केक या ब्रेड या कुकीज का डिमांड है। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज। बच्चों यहां पर भी दोज डेज किसके लिए बोला है? पोर्चुगीज डेज के लिए, ठीक है। अब पेक्यूलियर ड्रेस, जब पोर्चुगीज डेज थे तो उनकी एक पेक्यूलियर, एक बहुत ही अलग यूनिक स्ट्रेंज सी ड्रेस थी जिसको कबई बोला जाता था। और ये ड्रेस क्या थी? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक बहुत लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि नीचे नीज पर जाके खत्म होती थी, ओनली वन पीस फ्रॉक। इसको बोला जाता था कबई। ये होती थी पोर्चुगीज के टाइम पर, यहां पर उन्होंने बोला दोज डेज, तो दोज डेज मीन्स पोर्चुगीज डेज। It was a single piece long frock reaching down to the knees
इन आवर चाइल्डहुड, फिर वो यहां से मेंशन करते हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड होता था, यानी कि बेकर का चाइल्डहुड होता था, उस टाइम पे बेकर को उन्होंने क्या पहनते हुए देखा है, एक शर्ट और एक ट्राउजर्स, बट विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन द हाफ लेंथ, यानी कि हम बोल सकते हैं नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे बट एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर। सो कैप्रीज वगैरह हम बोल सकते हैं कि वो एक शर्ट और एक कैप्रीज पहनते थे। Even today, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. अगर आज भी कोई कैपरी और उसके ऊपर शर्ट पहन ले तो वो अपने आप ही एक इनवाइट, मतलब अपने आप ही एक कमेंट जो है कोई भी उनको देखकर कर सकता है कि ये एकदम पेडर की तरह ड्रेसअप हुए हैं। Okay, so now the baker usually collected his bills at the end of the month. तो अब ये जैसे हमारे घर में क्या होता है कि मिल्कमैन आता है, मम्मी उसका रोज हिसाब लिख लेती है और फिर लिखने के बाद उसको मंथली पूरा क्लियर कर देती है, ठीक है, मंथ बाय मंथ। तो ऐसे ही वहां पर गोवा में बेकर के लिए ऐसा होता था, वो लोग पूरे अपने मंथली रिकॉर्ड्स जो होते थे वो लिख लेते थे और मंथ के एंड पे जाकर कलेक्ट कर लेते थे। मंथली अकाउंट्स वर यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो ये जितने भी मंथली अकाउंट्स होते थे ये पेंसिल से वॉल पर लिखते थे। इसका एक क्वेश्चन आएगा पीछे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। तो उस टाइम पर बेकिंग जो होता था और स्पेशली ब्रेड का बेकिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाते थे अपने बेकिंग से। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब होता है भूख से या मतलब हंगर से एकदम मरने वाली हालत हो जाना, बहुत ज्यादा सफरिंग हो जाना। तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व नहीं करते थे, मतलब इनकी फैमिली हमेशा भरी पूरी रहती थी। He, his family and his servants were always looked happy and prosperous. वो उसकी फैमिली, ही लिखा है बेकर के लिए, बेकर की फैमिली और बेकर के ही सर्वेंट्स जो होते थे वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस रहते थे। प्रॉस्परस मतलब बहुत ही ज्यादा वेल्दी और हैप्पी रहते थे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में रहते थे। देयर प्लम फिजिक, प्लम फिजिक यहाँ पर बोला है फैट फिजिक को, ऐसा चबी सा फिजिक होना, वो एक ओपन टेस्टिमोनी था टू दिस। टेस्टिमोनी का मतलब होता है जब हम पब्लिक में कोई भी चीज प्रूफ करके सबमिट कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। तो उनका जो प्लम फिजिक होता था ये सबके लिए एक सबूत होता था, एक एविडेंस होता था। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कटहल, तो ऐसा ही बड़ा सा और बहुत गोल मोल सा पर्सन अगर आज हमको दिख जाता है ऐसे फिजिकल अपीयरेंस वाला, तो उसको हम इजीली बेकर से कंपेयर करते हैं। तो उस टाइम पर जो बेकर होते थे उनका भी फिजिक बहुत ही ज्यादा चबी होता था और उनको देखकर ही और उनके अपीयरेंस को देखकर ही लोग बोल देते थे कि वो एक पेडर है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल सी टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। देन ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, मैच द फॉलोइंग। ये मैंने आपको बोला था, आपको याद रखना है कौन से ओकेजन पे कौन सा जो केक है या फिर बेकर का कौन सा वाला डिश है वो डिमांडेड होता है। सो एज अ मैरिज गिफ्ट, व्हाट इज मस्ट एज अ मैरिज गिफ्ट? तो हमने ये देख लिया, इट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, कोई भी पार्टी और कोई भी फीस्ट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ब्रेड जरूरी है। Then for a daughter's engagement, it's sandwiches. कोई भी डॉक्टर के एंगेजमेंट पे सैंडविचेस होने चाहिए। And for Christmas, it's cakes or bolenhas. Okay, so these are the essentials for this particular chapter. What did the baker wear? Baker क्या पहनते थे? In the Portuguese days, ये हमने अभी अभी देखा, मैंने आपको बोला दो तरीके की ड्रेस उन्होंने मेंशन करी है बेकर की। जब पोर्चुगीज डेज थे तब क्या उनका ड्रेस था? इट वॉज कबई, दैट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है, रीचिंग डाउन द नीज। एंड जब ऑथर छोटे थे, जब ऑथर यंग थे, तब वो क्या पहनते थे? तब एक लंबा सा उनका एक गाउन होता था और गाउन के बाद नो इन द ऑथर्स चाइल्डहुड they used to wear a shirt as well as a trouser but which did not reach the ankle. Okay, it was a trouser, capri trouser we can say. और आज भी अगर वैसा कोई पहनता है तो वो क्या इनवाइट करता है? एक कमेंट, वो एक कमेंट इनवाइट करता है that he is dressed like a pedder. Okay, now who invites the comment he is dressed like a pedder? Why? कौन ये कमेंट इनवाइट करता है कि वो पेडर की तरह तैयार हुआ है? So anyone who wears a shirt as well as a capri length pant
invites a comment that he is dressed like a pedder. A pant that reaches just below the knees and half than the ankle length. Okay. And why? Because when the author was young, he clearly mentions that the dress of the baker would be the same. Okay. So next question, question number 4. Where were the monthly accounts of the baker recorded? तो ये जैसे कि अभी हमने देखा कि मंथली अकाउंट्स बेकर कहाँ रिकॉर्ड करते थे? वो एक वॉल पे रिकॉर्ड करते थे पेंसिल से, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे मिल्कमैन का मम्मा पूरा अकाउंट्स रखती है डायरी में मेंटेन, तो ये एक वॉल पर पूरा अकाउंट्स मेंटेन करके पेंसिल से उसको रखते थे, ठीक है। सो इट वाज मेंटेन्ड ऑन अ वॉल इन पेंसिल. What does the jackfruit like appearance mean? So ये अभी हमने जैसे डिस्कस किया, जो बेकर होते थे वो उनका जो फिगर होता था, जो उनका फिजिक होता था वो एकदम प्लम की तरह होता था, एकदम क्यूट सा, चबी सा. तो आज भी अगर उनको कोई देखता है तो वो बोलता है कि he is a jackfruit, like he is a baker. तो jackfruit basically means a person with a plum physique or a little fat or chubby physique we can say. Okay. So children, this was your entire chapter and इसका second part हम second video में देखेंगे. Till then you have to practice all the questions regarding to the chapter और जो main चीजें हमने highlight करी थी वो आपको याद रखनी है. Okay. Till then children, keep studying and keep growing.